चलिए, पिछले क्लास में रिएक्शन कोसेंट पर काम हो गया था, कर लिए थे ना आप लोग। तो आज हम लोग उस इक्वेशन का यूज सीखेंगे कि उस इक्वेशन का यूज हम पोटेंशियल निकालने के लिए कैसे करते हैं। कल तो हम लोग सिर्फ इक्वेशन सीखे, आप हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ, नहीं रुक जाओ, रुको एक मिनट रुक जाओ। एक और बात आप इसमें सीख लीजिए, हालांकि ये नहीं भी बताया जाए तो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन ये यदि आप जान जाओगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपका। बार बार आपको लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये बात आप एक्स्ट्रा नोट में आपको लिखना है। कल का इक्वेशन क्या था बताओ तो? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाय एन एफ लॉग क्यू, यही था ना इक्वेशन। एक्चुअल में इस इक्वेशन को ना हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, एट 25 डिग्री सी टेम्परेचर, या एट RTP हम डायरेक्ट लिख देते हैं। RTP कहीं लिखा हुआ रहे तो आप इसका क्या मतलब समझते हैं? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर प्रेशर पर रूम टेम्परेचर का वैल्यू 25 डिग्री सी होता है और प्रेशर का वैल्यू 1 ATM होता है। इसीलिए ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, क्योंकि ये कंडीशन कहीं भी आराम से फॉलो किया जा सकता है। तो RTP कहीं लिखा हुआ हो, इसका मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सी या 298 केल्विन, और प्रेशर कितना? प्रेशर इसका मतलब हो जाएगा ये 1 ATM होगा। तो जैसे ही हम, अच्छा एक बात बताइए, जनरली हम लोग रूम टेम्परेचर प्रेशर पर ही काम करेंगे, RTP पर ही काम करेंगे। तो वैसी स्थिति में टेम्परेचर का वैल्यू कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होगा? 1 ATM। एक्चुअल में आपका जो सिलेबस है ना, वो 25 डिग्री सी टेम्परेचर और 1 ATM प्रेशर के इर्द गिर्द ही घूमता है। आपको जितना क्वेश्चन देगा ना, सब क्वेश्चन में देखिएगा, लगभग क्वेश्चन में टेम्परेचर 25 डिग्री सी है और प्रेशर 1 ATM है, या टेम्परेचर 298 केल्विन में दे देगा तो इतना देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 95% क्वेश्चन में आपको यही कंडीशन देगा। लेकिन मान लीजिए कि 5% क्वेश्चन में यदि नहीं दिया तो नहीं दिया, तब तो जो इक्वेशन ऊपर पर लिखा हुआ, ये वाला इक्वेशन, यही है इक्वेशन लिखा हुआ, इसका डायरेक्ट यूज आप करेंगे, जो वैल्यू देगा उस पर काम करेंगे। लेकिन यदि हमको ये वाला कंडीशन दे दे RTP, तब आपको क्या करना है ये हम आपको बताते हैं। यदि RTP दे दे तो देखो 2.303 एक कांस्टेंट वैल्यू है, R भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, T चूंकि टेम्परेचर एक कांस्टेंट कर दिया तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, F भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये कंडीशन करने के बाद 2-3 टर्म ऐसा है जो क्या हो गया? कांस्टेंट। तो हम सिर्फ इतना को यहाँ से निकाल रहे हैं। हम चाहें तो इसी इक्वेशन को इस केस में लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 1/n इंटू 2.303 RT बाय F लॉग Q। और ये समझ में आया कि हम इसको अलग लिखे हैं क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है और सब कांस्टेंट को गुना कर लेंगे, अभी गुना भाग जो भी करना होगा कर लेंगे, एक फाइनल इक्वेशन भी हमको मिल जाएगा, सिंपल एक इक्वेशन मिल जाएगा, जहां पर बार बार आपको R का वैल्यू, T का वैल्यू और F का वैल्यू रखना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन फटाफट बनेगा, आप बहुत सारी चीज़ों को गुना भाग करने से बच जाएंगे। तो हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। देखो अब 2.303 RT बाय F में 2.303 R का वैल्यू 8.31 और T का वैल्यू 298 डिग्री सेल्सियस में देगा, तो आपको उसको केल्विन में बदल के रखना पड़ेगा, बटा
एफ का वैल्यू कितना है 96,500। इस वैल्यू को जब तुम गुना भाग करोगे, घर पर जाके एक बार चेक कर लेना, ये वैल्यू तुमको आएगा 0.0591 और ऑलमोस्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.06। बोलिए हाँ या ना, इसको लिख सकते हैं ऐसा। और ये वैल्यू इतना आता है या नहीं, ये बात तो चेक करने का चीज़ है। आप घर पर जाइएगा और इस सब को गुना करके इससे भाग देके देख लीजिएगा कि आपको ये वैल्यू मिल रहा है या नहीं, और आप कल कंफर्म करेंगे इस बात का। वैसे आपको यही आएगा। तो यदि ये 0.0 एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 0.0591 और अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 0.06। यदि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो ये ले लीजिए, और यदि अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए तो ये ले लीजिए। तो आपको नहीं लगता है कि ये इक्वेशन थोड़ा चेंज कर जाएगा? और ये इक्वेशन अब फाइनली क्या होगा बताओ, बोलिए। ये वैल्यू, अब ये इक्वेशन बनेगा E इज इक्वल टू E0 माइनस ये 1/n है, ये तो गुना में ऊपर ही ना लिखाएगा, तो हम लिख दें इस पूरे के बदले 0.0591 0.0591 बाई लिख दें n log। अब देखो उतना लंबा चौड़ा इक्वेशन कितना शॉर्टकट में बदल गया। और आपको नेक्स्ट इक्वेशन 95% क्वेश्चन में इसी इक्वेशन से आपको चलना है। जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री सी और प्रेशर 1 atm आया, फटक से आप इस इक्वेशन का यूज कीजिए, क्योंकि आप यहाँ बहुत सारे कैलकुलेशन से बच जाएंगे। लेकिन यदि टेम्परेचर अदर देन RTP हो जाए, तब क्या करेंगे? तब जो टेम्परेचर देगा उस टेम्परेचर को इस इक्वेशन में रखेंगे, R को रखेंगे, F को रखेंगे, और दोबारा फिर से आपको इसी स्थिति में पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज कंसेप्ट तो कुछ बदलने वाला नहीं है। समझ में आया? तो आप इस इक्वेशन को याद रखिएगा, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड एट RTP while this equation is valid at all temperature and all pressure। क्लियर है? दोनों में अंतर क्या है? दोनों सेम ही चीज़ ही निकालता है, बस ये कंडीशन के साथ है कि ये इस कंडीशन पर रहेगा तभी आप इसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसका यूज़ नहीं करेंगे। उतारिए। क्या दिक्कत है? चलिए अब आप वो हेडिंग डालिए जो अभी डाल रहे थे हम शुरू में। लिखेंगे यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल रिएक्शन। इस इक्वेशन का यूज आप 3 जगह कर सकते हैं, किसी भी हाफ सेल के लिए। और किसी भी हाफ सेल में 2 बातें हो सकती है, या तो ऑक्सीडेशन हाफ या फिर रिडक्शन हाफ। तो एक बार पोटेंशियल डेवलप होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरी बार डेवलप होगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो चाहे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो, चाहे रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो, मतलब चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो या रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो, आप दोनों केस में इस इक्वेशन का यूज बेहद आसानी से कर सकते हैं। और इसी इक्वेशन का यूज आगे फिर किया जाएगा पूरे रिएक्शन के लिए, पूरे सेल रिएक्शन के लिए, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा। तो कब क्या होगा, कैसे होगा, ये सब बात की बात है। अभी जो जितना बताया जा रहा है, देखिए आगे अपने आप आपको सब बात समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फॉर ऑक्सीडेशन हाफ, साथ साथ लिखो आप भी। मान लीजिए कि हम अभी वैसे हाफ सेल पर काम कर रहे हैं जहाँ पर कौन सी घटना हो रही है, ऑक्सीडेशन।
तो देखो, ऑक्सीडेशन हाफ के लिए हम लोग काम करेंगे तो हमको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा एक रिएक्शन। तो चलो हम एक जनरल रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे वैसे तो जिंक सॉलिड होता है, लेकिन इलेक्ट्रोड में यह रिएक्शन करके कन्वर्ट कर जाता है Zn++ में, और साथ साथ निकालता है ये क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये ऑक्सीडेशन हाफ है या नहीं? ये एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। यहां पर पोटेंशियल कैसा डेवलप होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस इक्वेशन के लिए जब हम यूज करेंगे, इस इक्वेशन के लिए जब हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा E = E0 माइनस, यदि कोई भी टेम्परेचर प्रेशर है तो पहला इक्वेशन लिखेंगे, और मान लीजिए कि ये रूम टेम्परेचर प्रेशर पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा E0 माइनस 0.0591 बाय n log Q। यही इक्वेशन हम लोग पढ़े थे। तो सुनिए, अब जो E है, E पहले आप ये बताइए कि E था क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और चूंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर कैसा पोटेंशियल डेवलप होगा? ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। E को ही क्या बोला जाएगा अब? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर। तो यहाँ पर आपको E0 भी किसका लेना पड़ेगा? तो इसको क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाय n log Q। अब आप ये समझे कि इस इक्वेशन को कैसे हम इस इक्वेशन में चेंज कर दिए। ऑक्सीडेशन हुआ तो हम ऑक्सीडेशन लिख लिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ होता ही नहीं है, वो या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या फिर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखे। अब ई ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर E0 ऑक्सीडेशन मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? जिंक का। कल ज्ञात किए हैं ना आप, बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आया है? चेक करके बताइए, कल या परसों बताए, कहीं तो बताए हैं। देखो ना, 2 फिगर बताए थे, पहले एगो जिंक वाला होगा और बाद में कॉपर वाला होगा। 0.76 प्लस या माइनस? गौर से देखो, प्लस है या माइनस, तो जो वैल्यू रहेगा वो डालोगे। हमको चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का, और तुम यदि माइनस वाला बोल दिया, रिडक्शन पोटेंशियल वाला बोल दिया, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगा 0.76। अब आपको ये समझ में आया कि स्टैंडर्ड वैल्यू का हमको क्या ज़रूरत पड़ता है? माइनस 0.0591 बाय n। n का वैल्यू कितना होगा? उतारिए, बोलेंगे हम भी नहीं, अब चुप, अब हम भी चुप हो गया। तो 2-3 दिन तक अब ऐसा ही पढ़ो। जब तुम लोग का क्लास सस्पेंड है।